speed of 60 radian per second in a uniform magnetic field. P is equals to 0.t एसी जनरेटर में वो कितना है, टर्न्स कितना है? 50 turns. एसी जनरेटर 50. Yes, sir. And area 2.5 meter square. Then angular speed 60 radian. Magnetic field 0.2 Tesla, and between the two fixed pole, the resistance of the circuit, including that of coil, is 500 ohm. So it's asking calculate the maximum current drawn from the generator. कौन सा इशू है? आपको मालूम है कि एसी जनरेटर में एसी प्रोड्यूस होता है, और इसका जो एसी का प्रोड्यूस होने का जो वो बेसिकली प्रिंसिपल है वो ये है कि व्हेनेवर कंडक्टिंग कॉइल इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें क्या होगा, द फ्लक्स थ्रू द कॉइल विल चेंज. और क्यों चेंज होगा? बिकॉज द नॉर्मल टू द कॉइल एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल कंटिन्यूअसली चेंज विद द रोटेशन ऑफ द कॉइल. भाई कॉइल को आप रोटेट करेंगे तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है और कॉइल का जो एरिया वेक्टर है वो कंटिन्यूअसली उसके बीच का एंगल चेंज हो रहा होगा, बिकॉज यू आर रोटेटिंग द कॉइल. तो यहाँ पर जो ईएमएफ आएगा वो सिंपली आप किसी भी इंस्टेंट पे अगर फ्लक्स लिखेंगे तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू बी इंटू ए इंटू cos of angle between the area vector and the magnetic field, which will be written as equal to ba times of cos theta. थीटा को हम ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, तो फ्लक्स को हम लिख सकते हैं ba टाइम्स ऑफ cos ऑफ ओमेगा टी. ठीक है, और इससे अगर ईएमएफ लिखेंगे तो ईएमएफ पे इफ आई एम राइटिंग द मैग्नीट्यूड ओनली, लीविंग दैट डायरेक्शन, इफ आई जस्ट राइट द मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा बी इंटू ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ईएमएफ. तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर. नाउ यू हैव द वैल्यूज. अब क्या क्या वैल्यूज आपको गिवन है? देखिए, ओमेगा की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है देखिए तो? 60 रेडियन पर सेकेंड. 60 रेडियन पर सेकेंड. वो डायरेक्टली ओमेगा ही है क्योंकि रेडियन पर सेकेंड इज द यूनिट. अगर हर्ट्स यूनिट होती तो वो एफ होता, बट यहाँ पर 60 रेडियन पर सेकेंड है, दैट मींस दे हैव गिवन यू द वैल्यू ऑफ ओमेगा. ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड आई गेस इज 0.3 टेस्ला. 0.2. 0.2 टेस्ला. Area is 2.5. 2.5 एंड साइन ऑफ ओमेगा टी यहाँ पर, तो साइन ऑफ ओमेगा टी लिख देते हैं अभी. अब इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस, एंड द रेजिस्टेंस दैट दे हैव प्रोवाइडेड यू इज 500, राइट? यस सर. अब ये कुछ सॉल्व करके कुछ आएगा, ये कोई वैल्यू आएगी, मान लो अभी उस वैल्यू को मैं x कह देता हूँ टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी, एंड दे आर आस्किंग यू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट. So this Yes, current sir. will be maximum. Current will be maximum when sin omega t will be maximum. Current is maximum when sin of omega t is maximum. और sin of omega t की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? तो sin of omega t की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है. तो यहाँ पर sin of omega t की वैल्यू 1 कर लो, और जो भी ये डेटा कैलकुलेट होके आ जाए दैट विल बी योर फाइनल आंसर. ओके सर. और सर पावर को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा वो ईएमएफ होगा और करंट होगा, वो जरूरी है कि वो सेम फेज में होना चाहिए? नहीं, ऐसा किसने बोला? अगर सेम फेज में होता तो पावर का जो फॉर्मूला आता है वो आता है आपका ई आर एम एस या वी आर एम एस, जो भी कह लें आप इसको, और आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाइव. कॉस ऑफ फाइव, और यहाँ पर ये जो फाइव है वो फेज डिफरेंस है बिटवीन द ईएमएफ एंड करंट. तो इसे फॉर्मूले ही में आ रहा है कॉस फाइव. तो इसका मतलब है कि दीज टू कैन बी आइदर इन द सेम फेज और दे कैन हैव द फेज डिफरेंस. जो भी फेज डिफरेंस होगा दैट वुड बी द वैल्यू which is to be substituted in cos phi. For example, अगर resistive circuit है तो EMF और current will be in the same phase. That means the phase difference will be zero. But if it is not a resistive circuit, like if it is capacitive circuit or inductive circuit, so in those cases the phase difference will be 90. So you will put cos of 90 in this case. अगर मान लो कोई और circuit है, कोई LCR circuit है, in which the phase difference is not neither 0 nor 90, it is something 30 degree. So you will put 30 degree here. ठीक है? यस सर. सर तो एक क्वेश्चन है, उसमें लिखा है इफ अ करंट आई इज इक्वल्स टू 5 sin omega t minus pi by 2.
flows in an AC circuit on applying a potential V is equals to 310 sin omega t, then the power will be, और इसका आंसर है पावर 0 होगा. Can you repeat the value of current in this case? Current is equals to 5 sin omega t minus pi by 2. Omega t minus pi by 2. And what is the value of EMF? 310 sin omega t. sin omega t. तो ये तो बिल्कुल क्लियर है ना कि ये टर्म जो होता है ना साइन के साथ वाला जो टर्म होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज फेज. ठीक है, तो इसका फेज अगर आप देखेंगे तो दिस इज ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई 2, और इस वाले का फेज आप देखेंगे तो दिस इज ओमेगा टी. तो व्हाट वुड बी द डिफरेंस? दैट मींस व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस? So that is omega t minus of omega t minus of pi by 2, and hence you can write it as pi by 2. That means phase difference is coming out to be as pi by 2. अब पावर के फॉर्मूले में अगर आप cos phi की वैल्यू pi by 2 रखेंगे तो cos pi by 2 will be 0 ना, because cos 90 की वैल्यू 0 होती है ना, तो that is why the power is 0. Yes sir. सर उसके रीजन में लिखा हुआ है कि क्योंकि दोनों सेम फेज में इसलिए 0 कर लेंगे. That reason is wrong. The reason is कि the phase difference between them is pi by 2. Same phase कैसे हो सकता है? अगर दोनों ओमेगा टी होता तो सेम फेज होता, और सेम फेज होता तो फेज डिफरेंस की वैल्यू 0 आती, तब तो उस केस में पावर मैक्सिमम कंज्यूम होता. Yes sir. तो रीजन इज रॉन्ग. Okay sir. Next, in an AC circuit, the voltage across an inductance and reactance joined in inductance and resistance joined in series are 120 volt and 160 volt. The total voltage applied across the combined circuit. The voltage across what? Inductor and resistance. अच्छा, और वो कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में 120 वोल्ट एंड 160. सीरीज में कनेक्टेड है 120 वोल्ट एंड 160 कैसे हो सकता है? सब वही है. पूरा फिर से पहला स्टेटमेंट पढ़ो. In an AC circuit, the voltage across an inductance and reactance and resistance joined in series are 120 volt and 160 volt. The total voltage applied across the combined circuit. पहले बोलता है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, Inductance. वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस. Yes sir. ठीक है, पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस ज्वाइंड इन सीरीज रिस्पेक्टिवली 16 वोल्ट एंड 20 वोल्ट. द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस. अच्छा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें. मतलब दोनों का जाहिर है कि सीरीज में है तो वोल्टेज ड्रॉप विल नॉट बी सेम अक्रॉस बोथ, है ना. इंडक्टर में वोल्टेज का ड्रॉप अलग होगा और रेजिस्टर में अलग होगा. तो अगर आप सीरीज में हैं एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द वोल्टेज अक्रॉस देम इज समथिंग एंड समथिंग, मान लो कि लेट मी कॉल दिस एज एक्स एंड दिस इज वाई. तो दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर एंड दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर. अब इन दोनों को हमें ऐड करना है. तो सिंपल सी बात याद रखो कि इन दोनों को अगर ऐड करना है तो नेट वोल्टेज कितना होगा. तो ये भी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है और ये भी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है. तो नेट वोल्टेज विल बी द वेक्टर सम. आपको मैंने बोला था ना कि इन दीज केसेस यू कैन ट्रीट करंट एज अ वेक्टर एंड वोल्टेज एज अ वेक्टर, and whenever you are supposed to find the net value you can use the vector sum. अब वेक्टर सम में यहाँ पर क्या आ जाएगा? VL का स्क्वायर प्लस और VR का स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, दो वेक्टर को आप ऐड करते हो तो कैसे करते हो? तो दो वेक्टर के एडिशन का तरीका क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. तो आप ये कह सकते हो कि वेयर डज दैट 2ab cos थीटा डिसअपीयर्ड. तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पर जब भी दो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या ऑल्टरनेटिंग करंट को ऐड करेंगे या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट को ऐड करेंगे तो वहां पर जो थीटा है दैट विल बी द फेज डिफरेंस. एक्चुअली थीटा का मतलब होगा फेज डिफरेंस.
आपको मालूम है रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं, राइट आसिया? Yes, sir. बट व्हेन इट इज इंडक्टिव सर्किट, तो इंडक्टिव सर्किट में जो आपका करंट है दैट लैग्स बाय एन एंगल ऑफ 90 Yes, डिग्री, sir. मींस दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, तो दिस वुड बी द करंट अक्रॉस द इंडक्टर एंड देयर इज अ 90 डिग्री एंगल। तो अगर इन दोनों को हम ऐड करें, तो पहले तो मैं रेजिस्टर का ये बना लूं, तो दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर एंड द करंट। और यही अगर मैं इंडक्टर का बनाऊं, तो इंडक्टर के लिए अगर करंट लैग कर रहा है, दिस मींस दैट वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर वुड बी लीडिंग दिस वैल्यू ऑफ करंट बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल 90 है। तो इन दोनों का वेक्टर सम कर लो। इन दोनों का वेक्टर सम करोगे तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना मानोगे आप? 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू 0 हो गई, तो सिंपली ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इसमें दोनों वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट द फाइनल आंसर। Okay, sir. ओके, नेक्स्ट। When an inductor is connected to a 200-volt DC voltage, a current of 1 ampere flows through it. When the same inductor is connected to 200-volt 50 Hz AC source, only 0.5 ampere current flows in it. Why? And calculate the self-inductance of the inductor. अच्छा, पहली बात क्या कहता है आपसे कि जब इंडक्टर को आपने डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया, राइट, हाँ, तो 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था। 1 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा था। सबसे पहली बात ये समझे, whenever you are having a DC circuit, तो DC circuit के केस में इंडक्टर will not work. The reason being कि the working of inductor is based on the phenomena of self induction. और सेल्फ इंडक्शन जब तक नहीं होगा तब तक इंडक्टर के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे पहले आप मेरी बात, क्या मैंने बोला? Yes, sir. ठीक है, इंडक्टर कैन ओनली वर्क व्हेन द करंट वेरीज, दैट मींस इट विल वर्क फॉर एसी, इट विल नॉट वर्क फॉर डीसी। तो इसका मतलब है कि अगर इस केस में हमें कुछ करंट मिल रहा है तो अच्छा, एक बात और सुन लो कि इंडक्टर जो होता है वो डीसी सर्किट पे इट बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर ओनली, ठीक है। फिर भी वी आर गेटिंग सम वैल्यू ऑफ करंट इन दिस केस। तो अगर मुझे कुछ करंट मिल रहा है तो दैट विल प्योरली बी ड्यू टू द रेजिस्टेंस, नॉट ड्यू टू द इंडक्टेंस। भाई देखो, ये जो कनेक्टिंग वायर है इट विल बी हैविंग सम रेजिस्टेंस, राइट? Yes, sir. जो कनेक्टिंग वायर है इसमें कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा। तो इसमें रेजिस्टेंस है और दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग द करंट। अगर इसमें रेजिस्टर नहीं होता, रेजिस्टेंस नहीं होता, और आप इस सिर्फ इंडक्टर होता और रेजिस्टेंस, वायर की रेजिस्टेंस 0 होती, तो उस केस में देयर वुड नॉट हैव एनी करंट बी फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। बट बिकॉज द करंट इज फ्लोइंग, दिस प्रूव्स दैट देयर इज सम रेजिस्टेंस, बिकॉज इंडक्टर ऑन अ डीसी सोर्स बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले केस में आपको करंट क्या बोला गया है, फिर से बताइएगा? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। और वोल्टेज कितना लगाया है आपने? 200 वोल्ट। 200 वोल्ट। तो करंट इज इक्वल टू वी बाय आर होता है। तो 1 इज इक्वल टू वी बाय आर। तो वी इज इक्वल टू कितना, मतलब सॉरी, आर इज इक्वल टू कितना हो गया? आर इज इक्वल टू वी बाय आर। तो आर की वैल्यू हो गई 200 ओम। अब इसी केस में, मतलब इसका मतलब इस वायर की जो रेजिस्टेंस है वो वी हैव गॉट इट एज 200 ओम। अब इसी में कहता है कि अब हमने इसको रिप्लेस कर दिया बाय एसी सोर्स। ये तो करा है आपने। यस सर। तो रेजिस्टेंस तो आपका वही 200 ओम है। इंडक्टेंस आपका एक्सएल, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस इज एक्सएल। और एसी सोर्स का वोल्टेज कितना है? 200 वोल्ट है। 200 वोल्ट एसी सोर्स। अब जब आप करंट निकालेंगे तो यू विल बी राइटिंग दिस करंट एज 200 डिवाइडेड बाय इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। और रेजिस्टर और इंडक्टर दोनों कनेक्टेड हो तो इंपीडेंस ऑफ द सर्किट विल बी रिटन एज आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्सएल स्क्वायर। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। इफ देयर इज इंपीडेंस इन्वॉल्व तो दिस विल बी द रिजल्ट। और ये करंट आपको कितना बोला है दूसरे सिचुएशन में? 0.5 एम्पियर। 0.5। तो 0.5 is equal to 200 divided by under root of r square, which is 200 का स्क्वायर प्लस ऑफ एक्सएल का स्क्वायर। अब तुम सोचो, क्या विल यू बी एबल टू फाइंड दिस एक्सएल इन दिस केस? यस सर। अब देखो, इसमें अगर आपसे कोई ऐसी कॉन्सेप्चुअली रीजन पूछ ले तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि व्हेन द सोर्स वाज डीसी, तो इस केस में द ओनली रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट वाज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, कनेक्टिंग वायर।
there was no resistance due to the inductor. But when the source becomes AC, तो जो net resistance है, it is basically the sum of resistance of the wire as well as the resistance जिसको हम inductive reactance कहते हैं of the inductor. तो मतलब AC source के केस में net resistance of the circuit has increased, और जब DC source है तो net resistance is only the resistance of the wire. So that is why the current has decreased. Okay, next. ओके सर, इतना ही था।